आज की क्लास पीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अपन उद्योग जगत के साथ साथ इसमें जो कुटीर उद्योग से संबंधित विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, स्फूर्ति योजना और बाकी जो भी कुटीर उद्योग से संबंधित योजनाएं हैं वो कवर करेंगे। और इसके साथ साथ ही अपन एमएसएमई से संबंधित जो नए आंकड़े अपडेट हुए हैं, वो उद्यम पोर्टल वगैरह जो भी योजनाएं हैं एमएसएमई से संबंधित, उन सबको देखेंगे। इसके साथ ही अपन पीएलआई योजना, पीएम गति शक्ति योजना, रैंप योजना, मेक इन इंडिया के बारे में जो हमेशा चर्चा में रहता है ना, मेक इन इंडिया, उसके बारे में देखेंगे। जो अपनी उद्योगों को विकास करने के नेहरूवादी और गांधीवादी जो दृष्टिकोण थे उनके बारे में बात करेंगे। 1956 की राष्ट्रीय औद्योगिक नीति में क्या परिवर्तन किया गया था वो देखेंगे। और इसके साथ ही अपन अवसंरचनात्मक विकास को भी देखेंगे। जो अपनी वर्तमान जो गवर्नमेंट है उसका ज़्यादा मुख्य उद्देश्य यही तो है ना, अवसंरचनात्मक विकास करना। तो इसके तहत जो 2 योजनाएं हैं, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, तो ये पीटी के लिए फैक्ट के रूप में ज़्यादा यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। इसके अलावा अपन इनविट देखेंगे और जो पीपीपी मॉडल है किसी अवसंरचनात्मक को बनाने के लिए, तो वो 3 मॉडल कौन कौन से हैं, उसमें क्या होता है, इन सभी को अपन इस टॉपिक में आज क्लियर करेंगे। जितना पीवाईक्यू के पेपर एनालिसिस करने के बाद पता चलता है, तो ये जो टॉपिक है ना, इनसे लगभग 2% हर 1-2 साल में आते रहते हैं। 1 या 2% योजनाओं के बारे में 100% प्रश्न आता रहता है। ये डायरेक्ट प्रश्न नहीं आता, ज़्यादातर ऑप्शन में प्रश्न पूछता है। कोई भी किसी संबंध से टॉपिक आ जाएगा और उसके संबंध में जो ऑप्शन आएंगे वहाँ पर योजना का नाम दे देगा, मंत्रालय का नाम दे देगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। उद्योग, देखो उद्योगों का विकास किस प्रकार हुआ था। जब तकनीकी में वृद्धि करने लगे थे ना, तो तकनीकी में वृद्धि करने का क्या परिणाम हुआ कि उत्पादन की मात्रा बढ़ने लगी। तो ये है ना औद्योगिक क्रांति। अब तक 5 औद्योगिक क्रांति हो चुकी हैं। 4 मुख्यतः 4 के बारे में बात करते हैं। अभी जो हाल फिलहाल में जो चर्चा में रहती है वो है औद्योगिक क्रांति 5.0। औद्योगिक क्रांति 1 में क्या था, मशीनों का प्रयोग करके जो उत्पादन दक्षता करते थे। अपन हिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं ना कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई थी और इसके कारण भारत पिछड़ गया था। तो ये वो औद्योगिक क्रांति है। औद्योगिक क्रांति 2.0 में क्या हुआ था, टेलीफोन टेलीग्राम के विकल्प तथा असेंबली लाइन उत्पादन को वरीयता देने लग गए थे। यानी जो दूरसंचार से संबंधित जो टेलीफोन टेलीग्राम है ना, उसके संबंध में। औद्योगिक 3 में मुख्यतः दूरसंचार से संबंधित था। जो टेलीविज़न की क्रांति आई थी ना, वो औद्योगिक 3 के अंदर माना जाता है। औद्योगिक 4 में जो बिग डेटा और एआई वगैरह, ये औद्योगिक 4 में आता है। लेकिन जो अब इससे भी औद्योगिक एआई से भी आगे जो बढ़ चुका है, इसमें क्या है कि मानव और मशीन दोनों का सहयोग से जो कार्य होगा वो औद्योगिक 5.0 में माना जाता है। तो औद्योगिक क्रांति के 5वां चरण अभी। अब बात करते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में उद्योगों के बारे में। तो उद्योग 3 होते हैं ना, कुटीर उद्योग, मध्यम, फिर एमएसएमई आ जाता है, और फिर जो बड़े उद्योग होते हैं। तो शुरुआत करते हैं कुटीर उद्योग से, यानी जो कुटिया के अंदर शुरू होते हैं, यानी बहुत छोटे स्तर के होते हैं ना, उनको बोलते हैं कुटीर उद्योग। इनके संबंध में जो योजनाएं हैं उनको एक कहानी की तरह समझते हैं। गाँव में, ज़्यादातर गाँव में होते हैं ना कुटीर उद्योग। तो अब देखो, गाँव में एक व्यक्ति है, कौन है, रामू व्यक्ति है। रामू भी बेरोजगार है। अब सरकार इसकी किस प्रकार योजनाओं के तहत सहायता करेगी वो देखते हैं। रामू को सरकार क्या करेगी, पहले ट्रेनिंग देगी। रामू मान लो बिजनेस करना चाहता है, कि वो मटकी बनाना चाहता है या लोहे की दुकान से संबंधित कोई कार्य करना चाहता है, यानी लोहार का कार्य करना चाहता है। तो विश्वकर्मा योजना के तहत रामू को सरकार पहले ट्रेनिंग देगी और उसको एक आईडी प्रदान करेगी कि हाँ, मैंने तुझे आईडी दे दी और अभी ये तू ट्रेनिंग भी ले लिया है। अब इस आईडी से क्या फ़ायदा होगा कि उसने ट्रेनिंग कर ली है, तो अभी सरकार उसको 15,000 रुपये का एक वाउचर देगी, है ना, जिसमें क्या होगा कि वो जो लोहे की संबंधित जिस भी कार्य के लिए उसने ट्रेनिंग ली थी, जैसे लोहार के लिए ट्रेनिंग ली थी, तो उसको एक टूल किट खरीद सके। यानी काम करने के लिए कुछ उपकरण तो चाहिए ना, तो टूल किट प्रदान करेगी। फिर उसको लोन देगी कि कच्चा माल वगैरह खरीद सके। तो 1 लाख, पहली किस्त में 1 लाख और दूसरी किस्त में 2 लाख लोन देगी। इसकी क्या विशेषता है इस लोन की, कि किसी गारंटी के तहत नहीं दिया जाएगा और इसकी ब्याज दर भी 5% ही होगी, यानी बहुत कम ब्याज दर होगी। विश्वकर्मा योजना क्या कर रही है, रामू को शुरुआत कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है और अपना व्यवसाय जमाने की शुरुआत कदम उठाई। अब उसने शुरुआत तो कर ली, अब वो चाहता है कि मैं तो एक दुकान भी तो खोलूँ। तो दुकान खोलने के लिए फिर से लोन चाहिएगा। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत उसको सब्सिडी के तहत लोन मिलेगा। यानी जितना भी वो लोन ले रहा है उसमें से 15 से 25% सब्सिडी शहरी क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में 25 से 35% की समथिंग सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्र में सरकार के द्वारा मिल जाती है।
ध्यान रखना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसकी नोडल मंत्रालय कौन सा है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग। नोडल मंत्रालय के बारे में ध्यान रखना, यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो 90% चांस है कि नोडल मंत्रालय ऑप्शन में होगा। और साथ में जियो टैगिंग की जा रही है। अच्छा, जियो टैगिंग आपको पता है क्या है? देखो, जियो टैगिंग में क्या होता है कि वहाँ पर कोई, जहाँ पर वो अपनी दुकान खोल रहा है तो उसकी एक आईडी होगी। अपन जो जीपीएस के तहत अपने को एक आईडी मिलती है ना, जीपीएस एक हर जगह का एक जीपीएस होता है। तो जब भी वो फ़ोटो खींचेगा अपनी दुकान वगैरह की, तो उसके साथ ही एक आईडी जुड़ जाती है कि हाँ ये इस लोकेशन की फ़ोटो है। तो वो होता है जियो टैगिंग, ताकि वो ऐसे कि धोखाधड़ी ना कर सके ना, इस कारण। अच्छा, मुद्रा योजना क्या है? ये भी लोन के देने के संबंध में ही है। तो अब रामू ने ट्रेनिंग ले ली है, अपनी दुकान के लिए कच्चा माल खरीद लिया, अब दुकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लोन ले लिया। अब क्या करेगा? लोन लेने के बाद अब उसने दुकान तो बना ली, लेकिन अब उसको कुछ बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए अपने रोजगार को फैलाने के लिए। बड़ी मशीन चाहिए, तो बड़ी मशीन केवल सरकार एक व्यक्ति को तो नहीं दे पाएगी ना। तो सरकार क्या करेगी? एक सेंटर बना देगी, कॉमन सेंटर, कि वहाँ पर रामू जैसे और भी जितने भी व्यक्ति होंगे लोहार टाइप के, तो वो उन मशीनों का उपयोग कर सकें सामूहिक रूप से। तो इसके लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया गया, CFC। इसमें नई मशीनें हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, ताकि सामूहिक रूप से काम कर सकें। और उनको सहायता दी जाएगी डिज़ाइन वगैरह के लिए और पैकेजिंग में सुधार करने के लिए। ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना दिया जाएगा। किसके तहत? स्फूर्ति योजना के तहत। फिर आएगी चौथी योजना। अब दूसरे बड़ी बड़ी मशीनों के तहत अपना काम भी कर लिया। अब उसके रामू के दिमाग में विचार चल रहा है, यार क्यों ना मैं कोई नया कार्य करना शुरू कर दूं, लोहार के संबंध में कोई नया एक नवाचार कर दूं। तो जिस प्रकार जो शार्क टैंक होती है ना, शार्क टैंक के बारे में आपने यूट्यूब पर बहुत बार देखा होगा, उसी प्रकार सरकार का ये शार्क टैंक है। यदि किसी के पास नया विचार आया है, रामू के पास एक नया विचार आ गया, वो एस्पार योजना के तहत सरकार के पास जाएगा और अपना विचार सुनाएगा। सरकार को विचार पसंद आया तो सरकार क्या करेगी? उसको ट्रेनिंग और मेंटरशिप प्रोवाइड कराएगी। किसके तहत? ये जो लिविका बिजनेस इंक्यूबेटर्स है ना, जो एस्पार योजना के साथ कोलिब्रेट कर रखे हैं, इनके तहत उसको ट्रेनिंग और मेंटरशिप मिलेगी। समझ में आ गया? ये क्या है? ये शार्क टैंक है सरकार का एक तरह से। अब उसने नवाचार कर लिया, अपना एक अच्छा प्रोडक्ट भी बना लिया। अब क्या करेगा? उसको बेचने के लिए अब तो कुछ चाहिएगा ना। तो बेचने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत उसका उत्पाद को सरकार वैश्विक बाजार उपलब्ध कराएगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है? कि कोई भी एक ज़िले का उत्पाद चुन लिया जाता है कि इस ज़िले में एक ये उत्पाद होगा मुख्य रूप से, जैसे बनारस की साड़ी वगैरह हो गई ना, उस टाइप से। अब इसकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात करने में सरकार सहायता करेगी। GM पोर्टल क्या है? GM पोर्टल, अब रामू को एक तो इसके तहत वैश्विक बाजार मिल गया। अब मान लो इसका सामान नहीं बिक रहा, तो सरकार GM पोर्टल के तहत उसका सामान खरीदती है। और GM पोर्टल की एक खास बात ये भी है कि जो सरकारी जो मंत्रालय होते हैं ना, यदि वो 100% सामान कहीं से खरीद रहे हैं ना, तो 25% सामान वो यहाँ से खरीदेंगे। मतलब जो कुटीर उद्योग वगैरह है ना, इनसे खरीदेंगे। MSME से 25% सामान अपने खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है उनके लिए। तो GM पोर्टल क्या है? कि रामू अपना सामान सरकार को भेज देगा। किसके लिए? कुटीर उद्योगों के साथ जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ना, स्वयं सहायता समूह है, वो भी अपना सामान सरकार को भेज सकते हैं। अब पूरी योजनाओं के क्रम से देख लेते हैं। रामू था, रामू को ट्रेनिंग मिली, ट्रेनिंग और टूल किट की सहायता प्राप्त हो गई। उसके बाद वो दुकान खोलने के लिए फिर से लोन लेने गया। तो कहाँ से लेगा? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना से तहत। और फिर उसको कोई बड़ा सामान वगैरह करना है, मतलब बड़ी मशीनों की जरूरत है, तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर के तहत उसको स्फूर्ति योजना के तहत ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एस्पार योजना क्या है? सरकार का शार्क टैंक। यदि उसके पास कोई नवाचार विचार है तो उसको ट्रेनिंग और मेंटरशिप दी जाएगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है? कि ताकि जो कुटीर उद्योगों का जो सामान है उसको वैश्विक बाजार उपलब्ध कराए। जैसे इसमें ब्रांडिंग करने में, मार्केटिंग और निर्यात में सरकार सहायता करती है। GM पोर्टल क्या है? कि जो उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग, वो अपना सामान सीधा सरकार को बेच सकते हैं इसके तहत। तो क्या है? कुशल कारीगर बनाने के लिए उसको विश्वकर्मा योजना। पूंजी और लेने के लिए प्रधानमंत्री गरीब योजना। और उसके बाद सामूहिक मशीनरी के लिए स्फूर्ति योजना, इनोवेशन के लिए एस्पार योजना, और वैश्विक बाजार प्राप्त करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो समझ में आ गई ये कुटीर उद्योग का। अब बात करते हैं MSME की। MSME सूक्ष्म, लघु और मध्यम 3 प्रकार के होते हैं। तो जो सूक्ष्म कौन सा होगा?
जिसका एसेट कितने हो गए 2.5 करोड़ एसेट होगा और 10 करोड़ उसका टर्नओवर होगा। लघु कौन सा मानेंगे, जिसका 25 करोड़ एसेट हो और उसका टर्नओवर 100 करोड़ के समथिंग हो। मध्यम किसको मानेंगे, जिसका एसेट 125 करोड़ हो और टर्नओवर 500 करोड़ हो। अच्छा, इनको रटना नहीं है आपको, एक बार देखो, जितना एसेट है उसका 4 गुना टर्नओवर होना चाहिए ना। 2.5 का 4 गुना कितना हो गया 10 करोड़, 25 करोड़ का 4 गुना कितना हो गया 100 करोड़, 125 का 4 गुना कितना हो गया 500 करोड़, है ना। मतलब एसेट की तुलना में टर्नओवर चार गुना होना चाहिए ना। और ये लगभग 10 गुना है। सूक्ष्म से 10 गुना अधिक है लघु का, लघु से 10 गुना अधिक है मध्यम का। तो रटना नहीं है, समझ रहा है ना। अच्छा, एमएसएमई के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जीडीपी में इनका योगदान कितना है 30%। यदि अपनी जीडीपी 100 रुपये की है तो उसमें पूरा 30 का योगदान किसका है, एमएसएमई का है। निर्यात में 50% भागीदारी है। अपना जो टोटल निर्यात करते हैं ना उसमें से 50% एमएसएमई के तहत ही होता है। और निर्यात में सबसे ज़्यादा कौन से राज्य की भागीदारी है, यूपी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। इसके तहत कौन कौन सी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं या पोर्टल हैं वो देखते हैं। उद्यम पोर्टल, इसको भी एक कहानी की तरह समझते हैं। अब रामू क्या कर रहा है, एमएसएमई ओपन कर रहा है। कुटीर उद्योग उसका अच्छा बैठ गया, अब वो आगे बढ़ने के लिए अपना रोजगार को और बढ़ाना चाह रहा है उद्योग को। तो वो एमएसएमई के तहत क्या किया जाएगा, उसको उद्यम पोर्टल के तहत वो अपना पहले जो भी अपना बिजनेस है उसको रजिस्ट्रेशन कराएगा। तो एमएसएमई का एक आधार कार्ड है एक तरह से उद्यम पोर्टल। पहले क्या होता था, कोई भी आपको पता हो तो कोई रोजगार या कोई उद्योग खोला जाता था तो अपने कागज़ लेके जगह जगह भागता रहता था। कभी किसकी साइन करवाना होता था या कभी किसका साइन करवाना होता था। इस कारण वो पहले उन्हीं कागजों में ही उलझा रहता था। तो इतना नवाचार नहीं हो पा रहा था, अपने विकास नहीं हो रहा था उद्योगों का, है ना। सरकार ने क्या किया, उद्यम पोर्टल लॉन्च किया ताकि इनका ऑनलाइन और मुफ्त तरीके से कागज रहित इनका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए, जो उद्योग होगा ना एमएसएमई का उसका। तो उद्यम पोर्टल क्या है, एमएसएमई का आधार कार्ड है एक तरह से। इसके बाद अब उसने पहचान तो बना ली अपनी उद्योग की, यानी आधार कार्ड मिल गया। अब पहचान बनाने के बाद उद्योग ओपन करने के लिए कुछ लोन वगैरह चाहिए ना। तो लोन कहाँ से मिलेगा, क्रेडिट गारंटी एंड फंड ट्रस्ट फॉर एमएसएमई, है ना। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, सरकार जो भी कोई लोन दे रही है ना, 5 करोड़ का लोन है, लोन की गारंटी 5 करोड़ की है, इस पर बिना गिरवी रखे जो रामू है उसको लोन मिल जाएगा। यानी 5 करोड़ के बदले उसको कुछ ऐसा नहीं है कि अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ेगी या कुछ रखना पड़ेगा। और साथ में गारंटी भी दी जा रही है ताकि यदि 5 करोड़ का लोन यदि रामू नहीं चुका पाया तो बैंक को सरकार लोन दे देगी। क्योंकि नॉर्मली कोई भी बैंक होगा वो किसी ऐसे व्यक्ति को लोन क्यों देगा, वो भी इतना 5 करोड़ की राशि में लोन नहीं देगा ना बिना गारंटी के। तो सरकार गारंटी ले दी है उसकी कि तुम इससे गिरवी कुछ मत रखाओ, मैं यदि ये लोन नहीं चुका पाया तो मैं सरकार आपको इसका लोन चुका दूंगी। तो ये गारंटी होती है। ऐसा नहीं है फिर कि सरकार में फिर लोग रुपए लेके भाग जाए, नहीं, उसके बाकी भी और प्रावधान होते हैं। अच्छा, जेडीडी योजना क्या है, रामू को अपना पहचान भी मिल गया। पहचान मिलने के बाद उसने व्यवसाय शुरू भी कर दिया। अब उसका जो उत्पाद है वो क्या पर्यावरण के अनुकूल है या नहीं है, या उत्पाद में कोई कमी थोड़ी रह रही है, उसके लिए उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। कौन सा, जेडईडी सर्टिफिकेट। यदि ये किसी के पास ये सर्टिफिकेट है तो यानी उत्पाद में कोई कमी नहीं है और साथ में वो पर्यावरण को नुकसान भी नहीं करा। यूरोप में है, यूरोप ने एक योजना लागू की है ना कि 2050 तक पूर्णतः जो पर्यावरण को नुकसान करने वाले उत्पाद हैं यूरोप के बाजार में प्रतिबंधित हो जाएंगे। अच्छा, अभी बताया था जीएम पोर्टल के बारे में। और सार्वजनिक खरीद नीति, सार्वजनिक खरीद नीति क्या बोलती है कि मंत्रालय और जो पीएसयू है ना, सरकार के जो भी मंत्रालय हैं उनका 25% वो एमएसएमई से खरीदना उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यानी 100 रुपये का सामान खरीद रहे हैं तो 25 रुपये का सामान वो एमएसएमई से खरीदेंगे। इसमें से इन 25 रुपये में से 3 रुपये महिला उद्यमियों से, यानी जो महिलाएँ जो एमएसएमई का चला रखी हैं उनसे खरीदेगा। 4% SC/ST वाले जो उद्यम है ना, कि एमएसएमई कोई ओपन कर रखा है कोई SC/ST का व्यक्ति, उससे खरीदेगा। तो ध्यान रखना, ये डाटा इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। अब मान लो एमएसएमई किसने ओपन कर ली, रामू ने एमएसएमई ओपन कर ली थी। अब उसका कोई बड़ी कंपनी है, सामान तो खरीद ली लेकिन वापस रुपये रिटर्न नहीं कर रही है, टाइम लगा रही है, तो उसका रामू का तो व्यवसाय डूब जाएगा ना, क्योंकि उसके पास वापस रुपये नहीं आएंगे। तो सरकार ने तय कर दिया कि 45 दिन के अंदर खरीदार जो भी बड़ी कंपनी खरीद रही है वो
रामू को भुगतान करेगी, यानी एमएसएमई को 45 दिन के अंदर अपनी खरीद का सामान का भुगतान करना होगा। वापस एक बार देख लेते हैं। कोई एमएसएमई ओपन करना चाहता है तो पहले एमएसएमई को पंजीकृत कराएगा। उसके लिए उद्यम पोर्टल के तहत उसको एक आधार कार्ड मिल जाएगा, एमएसएमई का आधार कार्ड, हाँ ये पहचान होगी उसकी। तो उद्यम पोर्टल के तहत एमएसएमई का पंजीकरण हो रहा है। फिर सरकार को लोन चाहिए तो CGTMSE के तहत वो एमएसएमई लोन ले सकता है बिना गारंटी के, बिना कुछ गिरवी रखे, और इसकी गारंटी कौन ले रही है? सरकार ले रही है। JDD योजना क्या है? इसके तहत उसका उत्पाद था एमएसएमई का, कि वो पर्यावरण के अनुकूल है या नहीं है और उत्पादन में कोई कमी थोड़ी है, इसके तहत उसको सर्टिफिकेट मिलता है कि ये सर्टिफिकेट मिल गया तो ये एमएसएमई का उत्पाद सही है। यदि कोई उसका सामान नहीं खरीद रहा तो वो सामान किसको बेच सकता है? सार्वजनिक खरीद नीति के तहत GME, जो सरकार के जो GME पोर्टल है ना, वहाँ पर। अब इसके संबंध एमएसएमई संबंधित कोई भी विवाद हो रहा है तो उसका समाधान कहाँ होगा? एमएसएमई समाधान पोर्टल पे। तो एमएसएमई कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं PLI योजना। PLI योजना उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नगद प्रोत्साहन देती है, कि लोग जो कोई भी कंपनी ओपन कर रखा है, वो उत्पाद कर रहा है तो उसके उत्पादन में वृद्धि कर सके, इसके लिए सरकार क्या करती है? उसको नगद प्रोत्साहन करती है कि तुम अपनी आधार वर्ष की तुलना में जितना अधिक उत्पादन करोगे, यानी आधार वर्ष के टाइम में वो 100 रुपये का उत्पादन करता था, अब 100 रुपये पर वो अब और अधिक उत्पादन करके निर्यात कर रहा है, अब वो 200 रुपये का निर्यात करने लग गया। तो कितना % कर लिया? अब इस जितना भी उत्पाद कर गया, 100 रुपये का अधिक उत्पाद कर लिया ना, तो अब इसका 4 से 6% सरकार उसको प्रोत्साहन राशि देगी। 4 से 6 की प्रोत्साहन राशि देगी, जितना भी वो अपने आधार वर्ष की तुलना में उत्पादन अधिक करेगा और निर्यात करेगा। वर्तमान में कितने सेक्टरों को दिया जा रहा है? ये वर्तमान में 14 सेक्टरों को दिया जा रहा है। क्या शुरू में 14 थे? नहीं, शुरू में केवल 3 सेक्टर थे। 3 सेक्टरों से बढ़ा के अब 14 सेक्टरों को कर दिया गया है। आपको याद होगा तो अपन जब इकोनॉमी का पेस्ट क्लास कर रहे थे तब मैंने बताया था PLI योजना के तहत सरकार क्या कर रही है कि जो भी वाइट गुड्स होते हैं उनके निर्यात में वृद्धि की जा सके, इस कारण PLI योजना लागू की है। अच्छा, वाइट गुड्स क्या है आपको पता है क्या? मैंने फर्स्ट क्लास में बताया, दोबारा बता रहा हूँ। जो अपने घर में सामान में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम में लेते हैं, जैसे कैमरा हुआ, वॉशिंग मशीन वगैरह हुआ, इसमें क्या होता है, जो इनको वाइट गुड बोलते हैं, और इसमें भारत में आयात बहुत अधिक होता है। अपन इनका उत्पादन बहुत सीमित मात्रा में कर रहे हैं, बाहरी देशों से ज़्यादा खरीद रहे हैं। अब इस आयात को कम किया जा सके और निर्यात में वृद्धि की जा सके, इसके लिए PLI योजना के तहत उनको जो भी सामान्य सेक्टर हैं उनको शुरू किया गया है ना। वर्तमान में 14 सेक्टर हैं। क्या इसमें कोई केवल घरेलू कंपनी होती है? नहीं, ध्यान रखना, इसमें विदेशी कंपनी भी हो सकती है। कोई विदेशी कंपनी भारत में आके उत्पादन करिए तो उसको भी ये सहायता मिलती है। PM गति शक्ति 16 मंत्रालय को एक साथ कर दिया जाए। पहले क्या होता था, कोई सड़क बना रहा है, सड़क बनाने के बाद किसी को केबल वगैरह बिछानी है तो क्या करेगा, वो पहले सड़क को खोदता था और फिर केबल बिछा देता था। सड़क बन गई, उसके बाद खोद के केबल बिछा रहा है। मतलब काम में कोई सामंजस्य नहीं था। अब होना क्या चाहिए था कि पहले तय कर लिया जाए कि इस एरिया में अपन सड़क बनाएंगे, तो कोई किसी को नाली बनवानी है या कोई केबल बिछाना चाहता है तो सबसे पहले पूछ लिया जाए, जब ये सारा काम पूरा हो जाए उसके बाद सड़क बनाए, ताकि सड़क को दोबारा फोड़ना ना पड़े। तो इसके लिए 16 मंत्रालय को एक साथ कर दिया गया, किसके तहत? PM गति शक्ति के तहत, ताकि काम में रुकावट वगैरह कम हो। इसके 7 इंजन है, PM गति शक्ति के 7 इंजन कौन कौन से? रेलवे, सड़क, पोर्ट्स, जलमार्ग, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट में बस वगैरह आती हैं, और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो लॉजिस्टिक की जो लागत होती है ना, जो अपन किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो वो जो लागत होती है उसको लॉजिस्टिक लागत बोलते हैं। अभी प्रेजेंट में कितनी है अपनी GDP की? 13 से 14%, यानी अपन 100 रुपये में से 13-14 तो इनमें अतिरिक्त व्यय हो रहा है अपना लॉजिस्टिक में। तो क्या करना चाहती है सरकार? इसको 13 से 14% को कम करके 8 से 9% करना चाहती है। क्यों? क्योंकि ये वैश्विक मानदंड है कि एक इकाई में ही लॉजिस्टिक लागत होनी चाहिए, वो सही रहती है। तो कितना करना चाहती है? 8 से 9%। एक उद्देश्य ये भी है ना। अच्छा, लॉजिस्टिक लागत से संबंधित जो सूचकांक जारी होता है कौन करता है? वो विश्व बैंक करता है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। भारत की रैंक कौन सी है? 38वीं, यानी अपने से टॉप लेवल पे जो अच्छे देश हैं 37 देश हो रहे हैं, और अपनी रैंक 38वीं है। तो समझ में आया PM गति शक्ति। इसमें क्या क्या याद रखना है? 16 मंत्रालय को एक साथ किया गया है, 7 इंजन है,
मुख्य उद्देश्य है ताकि लॉजिस्टिक लागत को अपन कम कर सकें। कितना कर अभी ऊपर वर्तमान कितने 13 से 14%, करना कितना चाहते हैं 8 से 9%। अब रैंप योजना क्या है, जो अपन विश्व बैंक के साथ, जो विश्व बैंक है ना वर्ल्ड बैंक, उसकी सहायता से ये योजना चालू कर रखे हैं। इसमें क्या किया जा रहा है कि जो एमएसएमई, सरकार एमएसएमई को लोन वगैरह दे रही है ना, अब इसमें क्या किया जा रहा है कि एमएसएमई को सीधा रुपए नहीं दिए जा रहे, ये उसके सिस्टम में सुधार करना चाहते हैं ताकि जो भी सड़क वगैरह है XYZ, ताकि एमएसएमई को सीधा फ़ायदा तो मिल जाए। फ़ायदा एमएसएमई के लिए ही है, लेकिन वो सीधा एमएसएमई को रुपये नहीं दे रहे, है ना। एमएसएमई का बाजार अच्छा बनाने के लिए एमएसएमई को प्रौद्योगिकी और वित्त से संबंधित सिस्टम में सुधार, है ना, सिस्टम में सुधार, ना कि एमएसएमई को डायरेक्ट रुपये मिल रहे हैं रैंप योजना के तहत। और क्या फ़ायदा क्या होगा इससे, ग्रीन टेक्नोलॉजी को और अधिक वृद्धि की जा सके। एमएसएमई को खोल रहा है तो ज़्यादातर ग्रीन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उपयोग कर सके, है ना, इसके लिए रैंप योजना लागू की गई है। उसके साथ ही स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, इसकी भी सप्लाई चेन बना सके, ये भी रैंप योजना के तहत ही है। अब मेक इन इंडिया, जो हाल में काफ़ी चर्चा में रहते हैं, अपन सुनते रहते हैं कि मेक इन इंडिया को प्रमोट करना चाहिए। इसमें कौन कौन सी योजनाओं को एक साथ लाया गया है, पीएल स्कीम को, पीएम जो गति शक्ति अपन जो तो अभी देख के आए थे, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, इन योजनाओं के तहत मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो विनिर्माण के क्षेत्र में जो जीडीपी का हिस्सा 25% तक कर सकें। वर्तमान में कितना है 17% है, यानी जो अपन 100 रुपये की अपनी जीडीपी है उसमें से 25% हिस्सा विनिर्माण क्षेत्रों का होना चाहिए। ये है मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। अर्थव्यवस्था को लेकर कि अर्थव्यवस्था में उद्योगों का विकास किस प्रकार होना चाहिए, उसको लेकर 2 दृष्टिकोण है आज़ादी के समय से ही। एक तो नेहरूवादी, दूसरा गांधीवादी। नेहरूवादी क्या है कि बड़े उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी जो बड़े बड़े जो उद्योग थे ना उनको प्राथमिकता दो पहले। बड़े उद्योगों को प्राथमिकता मिलेगी तो छोटे उद्योग खुद ब खुद विकसित होने लगेंगे। गांधी जी का क्या दृष्टिकोण था कि छोटे उद्योगों को प्राथमिकता दो, ताकि गाँव में जब उद्योग अच्छे से बनेंगे तब वो धीरे धीरे बड़े उद्योगों के रूप में विकास हो जाएगा। तो ये 2 दृष्टिकोण है, ध्यान रखना, नेहरूवादी और गांधीवादी। वैसे पीटी में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी क्या पता पूछ ले। अच्छा, राष्ट्रीय औद्योगिक नीति जो 1956 की थी तहत क्या कर दिया गया, जितने भी उद्योग हैं, मान लो 100 उद्योग हैं, तो उनको तय कर दिया गया कि कौन सा उद्योग अर्थव्यवस्था के लिए कितना ज़रूरी है, कौन सा कितना ज़रूरी नहीं है, कौन सा सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। तो क्या किया गया, उनको 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया। श्रेणी 1 में क्या किया गया, सार्वजनिक उपक्रमों का एकाधिकार होगा, यानी इस प्रकार के उद्योग जिन पर केवल सरकार ही उनको खोल सकती है, जैसे रक्षा से क्षेत्र से संबंधित केवल सरकार खोल सकती है। दूसरे उपकरण में क्या आया कि सार्वजनिक के साथ साथ निजी हिस्सेदारी भी होगी, यानी सरकार भी इसको खोल सकती है या कोई निजी खोलना चाहे तो वो भी खोल सकता है। श्रेणी 3 में इसमें मुख्यतः केवल निजी क्षेत्र होंगे, यानी इसमें सरकार बहुत कम हस्तक्षेप करती है, कोई भी निजी व्यक्ति खोलना चाहे वो खोल सकता है, सरकार का बहुत लिमिटेड हिस्सा होता है या होता ही नहीं है कुछ इन प्रकार के उद्योगों में। 3 प्रकार के बांटे गए थे, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3। ध्यान रखना, जब अपन निजीकरण की बात करते हैं तो वो ये होता है कि श्रेणी 1 से ट्रांसफर होकर श्रेणी 2 में या श्रेणी 3 में जा रहा है। अब बात करते हैं अवसंरचनात्मक विकास के बारे में। अवसंरचना, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी NIP, इसका टारगेट था 2020 से 2025 तक। तो अब ये समाप्त होने वाली है, तो पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। किसकी अनुशंसा पे आई थी, अतुल चक्रवर्ती टास्क फोर्स के तहत आई थी, इसका गठन किया गया था। इसका लक्ष्य क्या था, 2025 तक अपनी जो जीडीपी है उसको 5 ट्रिलियन तक बनाना। और ये किस प्रकार बनाए, इसके लिए सरकार ने लक्ष्य रखा कि 111 लाख करोड़ का सरकार निवेश करेगी। आपको पता है कि पूंजी जितनी मार्केट में जाती है वो आगे ट्रांसफर होकर बढ़ती जाती है ना, तो इसको अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बना सकें, इसके लिए ध्यान रखना, डॉलर है, 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बना सकें, इसके लिए सरकार क्या करेगी, 111 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। लक्ष्य कब का था, 2025 तक का। तो अपन PT 365 में इसके बारे में और अपडेटेड देखेंगे कि इस लक्ष्य को पूरा कर पाई या नहीं कर पाई। और ये इंपॉर्टेंट होने के 90% चांस है, क्वेश्चन पूछ सकती हैं ऐसे। अब राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन जो 111 लाख करोड़ था, इसमें से किसका कितना हिस्सा है,
केंद्र सरकार कितना हिस्सा देगी? 39%, राज्य 40% और निजी क्षेत्र 21%। सेक्टर जो मुख्यतः जो जिन पर ज़्यादा निवेश किया जाएगा वो कौन कौन से सेक्टर हैं? सबसे ज़्यादा ऊर्जा का, ताकि इसमें जो हरित ऊर्जा वगैरह है इनका ज़्यादा निवेश कर सके। ऊर्जा का कितना वेटेज है? 24%। ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, ऊर्जा सबसे अधिक वेटेज रखती है इसमें। सड़कों का 18%, शहरी बुनियादी ढांचा 17% और रेलवे का 12%। तो इन सेक्टरों को और अधिक तेज़ी से वृद्धि की जा सके, इनके लिए ये सीट्स टॉप पर है ना। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, आपको पता होगा कि रेलवे लाइन निकल कहीं से रेलवे लाइन जा रही है तो उसके आसपास जो रेलवे की ज़मीन पड़ी रहती है वो फालतू खाली पड़ी रहती है। तो सरकार को क्या करना चाहिए? वो रेलवे ज़मीन किसी को निजी क्षेत्र को लीज पे दे दे, उसको बेचे नहीं, केवल लीज पे दे देगी, 10 साल या 20 साल के लिए दे दे, ताकि सरकार को रेंट मिलता रहे और उस रेंट से सरकार आगे और अन्य क्षेत्रों में विकास कर सके। तो इसके लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू की गई थी। एक बात ध्यान रखना, मुद्रीकरण और निजीकरण दो शब्द हैं। निजीकरण में क्या होता है? सरकार अपनी हिस्सेदारी ट्रांसफ़र कर देती है, यानी स्वामित्व में ट्रांसफ़र करती है। मुद्रीकरण में क्या होता है? हिस्सेदारी ट्रांसफ़र नहीं करती, केवल लीज पे देती है। इसमें क्या होता है कि परिसंपत्ति का पुनर्चक्रण, यानी जो खाली ज़मीन पड़ी थी ना रेलवे की या किसी और भी सरकारी उपक्रम की, तो उसका कुछ उपयोग कर सकें, उससे रेंट प्राप्त हो सके या कोई अन्य उपयोग कर सकें। इसमें संपत्ति बेची नहीं जाती, केवल लीज पे दी जाती है, यानी केवल राजस्व का अधिकार प्राप्त होता है कि वहाँ से कुछ आय जनरेट कर सके, ना कि संपत्ति का अधिकार होता है। ये सरकार का कार्य कौन करेगा? कोई संस्था तो बनाई जाएगी ना कि ये जो तय करेगी कि कौन से क्षेत्र की ज़मीन बेच दें या कौन से क्षेत्र की ज़मीन को लीज पे दिया जाना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम का गठन किया गया। किसके अंतर्गत आएगा ये? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। अच्छा, अब सरकार खर्चा कर रही है, अवसंरचना का विकास करने के लिए सरकार ने खर्चा कर दिया 111 लाख करोड़। कुछ और रुपए कहाँ से आएंगे? उसके लिए कहते हैं किया गया राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। अब निजी क्षेत्र की तो हिस्सेदारी थी ना यहाँ पर, कुछ रुपए निजी क्षेत्र से तो लेके आएंगे, तो वो कहाँ से किसके तहत आते हैं? इनविट और RIT के तहत है, REIT के तहत। इसमें क्या होता है? इनविट में क्या होता है? जो सड़क और बिजली से संबंधित कोई क्षेत्र होते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा कि ये टोल अडानी के अंतर्गत आता है या किसी और अन्य निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो वो क्या करते हैं कि जब सड़क बन रही थी ना, तो सड़क बनने में उसने हिस्सेदारी ले ली थी, तो अब रुपए कहाँ से आएंगे? वो तो टोल लगा लेते हैं वहाँ पर और टोल के तहत आय जनरेट करते हैं। तो जब तक आय आती रहती है, जब तक उनका जो पूरा जितना भी उन्होंने खर्चा किया था वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो वहाँ पर टोल लगा के रखते हैं और खुद रुपए लेते रहते हैं। जब उसका वो कंप्लीट हो जाता है तो वो उस टोल का स्थानांतरण सरकार को कर देंगे। इस प्रकार का होता है ना। तो ये PPP का ये मॉडल है, वो आगे देखेंगे। तो सड़क और बिजली की जब लाइनों में जब पैसे लगाते हैं ना प्राइवेट क्षेत्र, वो किसके तहत होता है? इनविट के तहत। इनविट कौन रेगुलेट करता है इसको? सेबी के द्वारा रेगुलेट होती है। REIT के तहत जो कमर्शियल बिल्डिंग वगैरह होते हैं ना, कोई भी सरकारी ज़मीन पे जो भूमि हो गई है ऐसे या कोई सरकारी भूमि है, उसको कोई प्राइवेट व्यक्ति लीज पे लेता है, किराए पे लेता है कुछ टाइम के लिए, तो जो किराया आता है वो किसके तहत आता है? REIT के तहत, यानी कमर्शियल बिल्डिंग में जो पैसा लगाते हैं ना। अब जो ये निवेश के जो 3 मॉडल हैं वो कौन कौन से हैं? PPP मॉडल बोलते हैं ना। पहला EPC, इसमें क्या होता है? सारा पैसा सरकार लगाती है और प्राइवेट कंपनी केवल ठेकेदार होती है, यानी कोई भी कार्य करने के लिए सरकार ठेकेदार चुनती है ना, तो सरकार सारा पैसा सरकार को होता है, केवल ठेकेदार काम करता है। BOT, इसमें सारा पैसा प्राइवेट कंपनी लगाती है, प्राइवेट कंपनी टोल वसूलती है और फिर टोल कंप्लीट होने के बाद हस्तांतरण कर देती है सरकार को। अब तीसरा प्रकार का शुरू हुआ है। पहले में या तो सारा पैसा सरकार लगा रही थी, दूसरे में सारा प्रकार पैसा प्राइवेट कंपनी लगा रही है, तीसरे में क्या हो रहा है कि 40% पैसा सरकार लगा रही है और 60% पैसा प्राइवेट कंपनी लगा रही है। टोल कौन वसूलेगा? यहाँ पर सरकार ही वसूलेगी। जो 60% प्राइवेट कंपनी रुपए लगाई थी तो वो क्या होगा? सरकार उसको एक निश्चित रुपए में ट्रांसफ़र कर देगी, है ना। तो ध्यान रखना, 40% पैसा सरकार, 60% प्राइवेट कंपनी। टोल कौन वसूलेगा? सरकार वसूलेगी। तो PPP यानी अवसंरचना को बनाने के लिए जब प्राइवेट क्षेत्र के अपन भागीदारी लेते हैं, उसके 3 मॉडल हैं, EPC, BOT और HAM। तो ये अपन 3-4 टॉपिक क्लियर किए हैं, ये PT के लिए इम्पोर्टेंट है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। औद्योगिक जगत की बात किए थे।
औद्योगिक में 4 क्रांति नॉर्मली हैं। 5वीं क्रांति की हाल में चर्चा चल रही है कि औद्योगिक क्रांति 5.0 की शुरुआत हो गई है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में कुटीर उद्योग में पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, स्फूर्ति योजना और एस्पायर योजना, ये सरकार का शार्क टैंक की तरह ही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या होता है कि सरकार एक जिला एक उत्पाद, कोई भी एक जिला तय कर लेती है, उसका कोई भी एक उत्पाद चुन लेगी, उसकी ब्रांडिंग करेगी, मार्केटिंग करेगी और निर्यात करेगी, यानी उस प्रोडक्ट को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराती है। जेम पोर्टल, एमएसएमई उद्योग पोर्टल, जेडईडी योजना के तहत ये ध्यान रखना, जेडईडी जो सर्टिफिकेट होता है ना, एमएसएमई को, यदि किसी एमएसएमई को ये सर्टिफिकेट दिया गया है, यानी उसका उत्पाद पर्यावरण को नुकसान नहीं कर रहा और उत्पाद में कोई कमी नहीं है। पीएलआई योजना, पीएम गति शक्ति अपने कंप्लीट हुए हैं। अपने को कौन सा ध्यान रखना है, राष्ट्रीय अवसंरचनात्मक पाइपलाइन, इसका लक्ष्य 2025 तक का था, जो 25 कंप्लीट होने वाली है, तो यूपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछने के अधिक चांस बन रहे हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय। अपन कल कृषि को देखेंगे और कल के टॉपिक बात का अपने बच्चे का वैश्विक स्तर पर, यानी जो वर्ल्ड बैंक था है या जो एफडीआई होते हैं ना, उनको क्लियर करेंगे। तो अपनी लगभग 16 या 17 क्लास हो जाएंगी और अपनी इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगी, यानी लगभग अपन 12 घंटे के अंदर, 10 से 12 घंटे के अंदर अपनी इकोनॉमी कंप्लीट कर ली है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।